जय हिंद साथियों। आज हम बात करेंगे रेडॉक्स रिएक्शंस यानी अपचयोपचय अभिक्रियाओं की। यहाँ पे अपचयोपचय यानी रेडॉक्स रिएक्शंस होती हैं, उनमें दो रिएक्शंस एक साथ होती हैं। एक तो होती है अपचयन की यानी रिडक्शन की, और दूसरी होती है उपचयन यानी ऑक्सीकरण की। तो ये जो रेडॉक्स वर्ड बना हुआ है, ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, रेड प्लस ऑक्स। रेड का फुल फॉर्म होगा रिडक्शन, ऑक्स का फुल फॉर्म हो गया ऑक्सीडेशन। तो ऐसी रिएक्शंस है, ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ साथ होते हैं, वो रेडॉक्स रिएक्शंस कहलाती हैं। तो ये हम कक्षा 11वीं के रसायन के 8वें अध्याय की बात कर रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले हमें ये जानने की आवश्यकता है कि ऑक्सीकरण होता क्या है, अपचयन क्या होता है। तो जो ऑक्सीकरण होता है, परंपरागत रूप से प्रारंभ में ये माना जाता था कि जब किसी पदार्थ में या किसी तत्व के साथ जब ऑक्सीजन जुड़ती है तो उसको हम उस पदार्थ का ऑक्सीकरण कहते हैं। जैसे कि सल्फर में ऑक्सीजन का योग हो गया तो ये उसका दहन हो गया, तो ये ऑक्सीकरण हो गया, क्योंकि इसमें सल्फर में ऑक्सीजन जुड़ गई। तो यहाँ SO2 ऑक्सीजन हो गया। और जैसे मैग्नीशियम में ऑक्सीजन जुड़ जाए तो मैग्नीशियम का ऑक्सीकरण माना जाता है। तो ये हो गया। या फिर दूसरा क्या हुआ, इसका विपरीत जो रिएक्शन होती है वो होती है अपचयन, यानी किसी पदार्थ में से ऑक्सीजन का निष्कासन हो जाए तो वो उसका अपचयन कहलाता है। ये आपकी जो कन्वेंशनल यानी परंपरागत रूप से जो नाम उसका आता था वो इसीकरण हुआ। ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीजन का जुड़ना, और अपचयन माने ऑक्सीजन का निष्कासन। जैसे जल में से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग हो जाएं तो ये जल का अपचयन हो जाता है। अब दूसरी कुछ और रिएक्शंस हुई, देखा गया कि जिनमें ज़रूरी नहीं है कि उनमें ऑक्सीजन जुड़े ही। तो ऐसे दूसरे प्रकार की रिएक्शंस जिनको ऑक्सीकरण कहा गया वे इस तरह की हैं। या फिर हाइड्रोजन का, जिन क्रियाओं में हाइड्रोजन का निष्कासन होता है वो उसका ऑक्सीकरण कहलाता है, और जिनमें हाइड्रोजन का योग होता है, हाइड्रोजन जुड़ती है, वो क्या कहलाता है, वो अपचयन यानी रिडक्शन कहलाता है। तो एक दो चीज़ें हो गई, ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का निकलना। अपचयन कौन सी क्रिया होगी, ऑक्सीजन का निकलना या फिर हाइड्रोजन का जुड़ना। अब और अपक्रियाएँ जब सामने आई तो बहुत सारी ऐसी अपक्रियाएँ थी जिनमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन नहीं है, फिर भी इनको ऑक्सीकरण अपचयन क्रिया में बांटा गया। तो ये इस तरह की क्रियाएँ रहीं जिनमें कोई ऋणविद्युत तत्व जुड़ता है, उसको ऑक्सीकरण कहा गया, और ऋणविद्युत तत्वों का निष्कासन अपचयन कहा गया। तो जो ऋणविद्युत तत्व है जब जुड़ता है तो क्या कहलाता है, उसका ऑक्सीकरण हो गया। और जब कोई ऋणविद्युत तत्व उसमें से निकलता है तो कहा गया कि इसका ये अपचयन हो गया। जैसे मैग्नीशियम में सल्फ़र जुड़ जाए तो मैग्नीशियम सल्फाइड बनता है, तो यहाँ मैग्नीशियम का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। और इसके विपरीत यदि सल्फर इसमें से निकले तो ये क्या हो जाएगा, अपचयन हो जाएगा। तो इस एक और परिभाषा हो गई, किसी तत्व में या किसी यौगिक में ऋणविद्युत तत्व का जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाता है, और ऋणविद्युत तत्व का निष्कासन अपचयन कहलाता है। इसी तरह से धन विद्युत तत्व का निकलना ऑक्सीकरण कहलाता है, और धन विद्युत तत्व का जुड़ना अपचयन कहलाता है। उदाहरण के लिए हम यदि
मैग्नीशियम और फ्लोरीन की क्रिया की बात करें तो Mg + F2 बराबर MgF बनेगा। जो MgF2 बनेगा, ये MgF2 में अपन कहेंगे मैग्नीशियम के साथ ऋण विद्युत तत्व जुड़ गया तो इसका तो हो गया ऑक्सीकरण, और फ्लोरीन के साथ धन विद्युत तत्व जुड़ गया तो ये इसका हो गया अपचयन। तो ऋण विद्युत तत्व का जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाता है और धन विद्युत तत्व का जुड़ना अपचयन कहलाता है। और इसके विपरीत ऋण विद्युत तत्व का निकलना, धन विद्युत तत्व का निकलना क्या कहलाएगा? ऑक्सीकरण, और ऋण विद्युत तत्व का निकलना कहलाएगा अपचयन। इस तरह से हम समग्र रूप से ये कह सकते हैं कि किसी पदार्थ में ऑक्सीजन अथवा ऋण विद्युत तत्व का जुड़ना ऑक्सीकरण अथवा H यानी हाइड्रोजन अथवा धन विद्युत तत्व का निकलना ऑक्सीकरण कहलाता है। 4 क्रियाएं हो गई ऑक्सीकरण की। क्या? ऑक्सीजन का जुड़ना, ऋण विद्युत तत्व का जुड़ना, हाइड्रोजन का निकलना या धन विद्युत तत्व का निकलना, ये ऑक्सीकरण होता है। और इसके विपरीत सारी क्रियाएं क्या होंगी? अपचयन होंगी। अपचयन क्या होगा? देखिए, ऑक्सीजन का निकलना अपचयन है, ऋण विद्युत तत्व का निकलना अपचयन है, हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन है, धन विद्युत तत्व का जुड़ना अपचयन है। यहाँ पे एक और बात ध्यान देने योग्य है कि अब जो रेडॉक्स रिएक्शंस होती हैं, इनमें जो दोनों रिएक्शन होती हैं ऑक्सीकरण और अपचयन क्रियाएं, ये साथ साथ में ही होती हैं, इसीलिए हम इनको एक साथ रेडॉक्स अपक्रिया कहते हैं। उदाहरण के रूप में हम ऐसे एक रिएक्शन को लेते हैं। ये आपकी क्रिया है HgCl2 एक्वस है, यानी जलीय विलयन है। इसमें HgCl2 के विलयन में SnCl2 का जलीय विलयन अपन ने मिलाया तो हमें प्राप्त होगा Hg2Cl2 और SnCl4। अब यहाँ पे हम एक एक पे बात करें। यहाँ पे देखिए HgCl2 है और यहाँ से क्या बन गया? Hg2Cl2। यहाँ पे क्या कम हो गया? देखिए, यहाँ पे 1 मरकरी के साथ 2 क्लोरीन जुड़े हुए थे, यहाँ पे 2 मरकरी के साथ 2 क्लोरीन जुड़े हैं, तो यहाँ पे निष्कासन किसका हो गया? क्लोरीन का निष्कासन हो गया। और क्लोरीन कैसा तत्व है? ऋण विद्युत तत्व है, तो ऋण विद्युत तत्व का निष्कासन होगा, इसलिए क्या हो जाएगा? ये अपचयन हो जाएगा। अब यहाँ देखिए SnCl2 से क्या बन गया? SnCl4। यहाँ पे क्लोरीन जुड़ गई, यहाँ पे क्लोरीन का योग हो गया, और क्लोरीन ऋण विद्युत तत्व है, इसका योग क्या कहलाएगा? ऑक्सीकरण कहलाएगा। तो यहाँ पे 2 रिएक्शन हो गई। HgCl2 का हो रहा है अपचयन, SnCl2 का हो रहा है ऑक्सीकरण। इस तरह से जो ये रिएक्शन हुई है वो क्या हो गई? रेडॉक्स रिएक्शन हो गई। अब और थोड़ा अध्ययन आगे बढ़ा तो ये माना गया कि किसी स्पीसीज द्वारा इलेक्ट्रॉन का निष्कासन ऑक्सीकरण कहलाता है और किसी स्पीसीज द्वारा इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना अपचयन कहलाता है। ये क्या हो गया? तीसरा क्या हो गया? कोई स्पीसीज है वो यदि इलेक्ट्रॉन को त्यागता है, यानी कोई आयन है या कोई परमाणु है या कोई अणु है, यदि उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलता है तो उसका क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है। जैसे हम सोडियम और क्लोरीन की क्रिया की बात करें तो सोडियम और क्लोरीन की क्रिया में क्या होगा? सोडियम इलेक्ट्रॉन त्याग करके सोडियम धनायन बनाता है, जबकि क्लोरीन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्लोराइड ऋणायन बनाता है। तो ये दोनों जो आवश्यक आयन होते हैं वो एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। तो यहाँ पे आपके देखिए सोडियम के द्वारा इलेक्ट्रॉन का निष्कासन किया जाता है, जबकि क्लोरीन के द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाता है। तो यहाँ पे सोडियम का हो रहा है ऑक्सीकरण और क्लोरीन का हो रहा है अपचयन। स्पष्ट है ना बात? देखिए, जो भी स्पीसीज इलेक्ट्रॉन त्यागती है उसका ऑक्सीकरण होता है, और जो स्पीसीज इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है उसका होता है अपचयन। तो यहाँ पे ये अपक्रिया भी कौन सी रिएक्शन हो गई? रेडॉक्स अपक्रिया हो गई। अब जो पदार्थ दूसरे का ऑक्सीकरण करता है
यानी दूसरे का ऑक्सीकरण कब होगा, जब वो इलेक्ट्रॉन त्यागेगा। तो ऐसे पदार्थ जो दूसरे को द्वारा त्यागे गए इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, यानी दूसरे का ऑक्सीकरण करने में सहायक होता है, वो क्या कहलाता, ऑक्सीडेंट या ऑक्सीकारक कहलाता है। और इसके विपरीत वह अभिकर्मक या वह पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन त्यागता है, यानी दूसरे का अपचयन कराता है, वो क्या कहलाएगा, अपचायक या रिडक्टेंट कहलाएगा। यानी जो स्वयं ऑक्सीकृत होकर के दूसरे का अपचयन करता है वो अपचायक है, और जो स्वयं का अपचयन करके दूसरे का ऑक्सीकरण करता है, यानी वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, वो ऑक्सीकारक या ऑक्सीडेंट कहलाता है। यहाँ पे जो रिएक्शन आप ऊपर देख रहे हैं, इनमें सोडियम क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन देता है, यानी क्लोरीन का अपचयन कराता है, इसलिए सोडियम क्या हो जाएगा, अपचायक हो जाएगा। जबकि क्लोरीन क्या कराता, क्लोरीन सोडियम के ऑक्सीजन को लेता है, यानी सोडियम का ऑक्सीकरण करता है, इसलिए क्लोरीन क्या हो जाएगा, ऑक्सीकारक हो जाएगा। इस तरह से हम ऑक्सीकरण की कौन कौन सी बातें ऑक्सीकरण कहलाती हैं। देखिए, नंबर 1 ऑक्सीजन का जुड़ना, नंबर 2 हाइड्रोजन का निष्कासन, नंबर 3 ऋण विद्युत तत्व का जुड़ना, नंबर 4 धन विद्युत तत्व का निष्कासन, नंबर 5 किसी स्पीशीज द्वारा इलेक्ट्रॉन का निष्कासन। ये आपकी क्या हो गई, ऑक्सीकरण। अब अपचयन की बात करें तो क्या क्या होता है अपचयन। पहला, किसी का ऑक्सीजन का निष्कासन अपचयन है, हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन है, ऋण विद्युत तत्व का निष्कासन अपचयन है, धन विद्युत तत्व का जुड़ना अपचयन है, और इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना भी अपचयन है। इस तरह से हमने ये 5 प्रोसेस देख ली। इन 5 प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, अपचयन कहते हैं। अब हम बात करेंगे प्रतियोगी इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण अभिक्रियाओं की। यहाँ पे प्रतियोगी इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण अभिक्रियाओं का मतलब ये होता है कि जब दोनों ही ऑक्सीकारक हों या दोनों ही अपचायक हों, तो उनमें से प्रबलता के आधार पे इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण किस दिशा में होगा, इन अपक्रियाओं में ये होता है कि दोनों ही समान रूप से क्रिया करने वाले हैं, यानी दोनों ही ऑक्सीकारक हैं। तो जब उनमें रिडॉक्स रिएक्शन होती है तो एक ऑक्सीकारक का काम करता है जो प्रबल होता है, जो प्रबल ऑक्सीकारक होता है वो ऑक्सीकारक का काम करता है, जो दुर्बल होता है वो अपचायक का काम करता है। तो ऐसी जो अपक्रियाएँ हैं इनको हम प्रतियोगी इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण अपक्रियाएँ कहते हैं। इनमें हम एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ देख सकते हैं। देखिए, जैसे हम कॉपर नाइट्रेट के जली विलयन में जिंक डस्ट को मिलाते हैं यदि, तो जो कॉपर नाइट्रेट का जो ब्लू कलर का विलयन होता है, जैसे उसमें हम जिंक की छड़ डुबाते हैं तो उसका जो कलर है वो धीरे धीरे डिसअपीयर हो जाता है। उसमें जो रिएक्शन होती है वो रिएक्शन इस तरह होती है, जो कॉपर का जो जली विलयन है कॉपर नाइट्रेट का, इसमें कॉपर के आयन होते हैं, और जो ब्लू कलर है उस कॉपर आयन के कारण ही होता है। जैसे इसमें जिंक मिलाते हैं तो जिंक का क्या होता है, जिंक का ऑक्सीकरण हो जाता है, इससे जिंक आयन विलयन में घुल जाते हैं, जिंक नाइट्रेट बन जाता है और कॉपर तत्व के रूप में उपस्थित हो जाता है। और चूँकि कॉपर तत्व का कलर नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे नीला कलर डिसअपीयर हो जाता है। तो यहाँ पे दो चीज़ें हो गई, दो प्रोसेस हो रही हैं। जो कॉपर है वो जिंक द्वारा त्यागे गए इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेता है, यानी जिंक इलेक्ट्रॉन त्यागता है और कॉपर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। तो कॉपर का क्या हो जाता है, अपचयन हो जाएगा, और जिंक का क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण हो जाएगा। इस तरह से दो प्रोसेस यहाँ पे होती हैं। देखिए, कॉपर ने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, कॉपर धातु में बदल गया, ये प्रोसेस क्या हो गई,
कॉपर का हो गया अपचयन, और जिंक आयन में बदल गई तो जिंक का क्या हो गया, ऑक्सीकरण। अब आपको पता है जिंक और कॉपर दोनों धातुएं हैं, और धातुओं का गुण क्या होता है, इलेक्ट्रॉन त्यागना। धातुओं का गुण क्या होता, इलेक्ट्रॉन त्यागना। लेकिन यहाँ पर दोनों धातुएं हैं तो इसमें इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति ज़्यादा है जिंक में, इसलिए जिंक इलेक्ट्रॉन त्यागता है, और जिसमें कम है इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। इस तरह से ये कैसी अपक्रिया हो गई, प्रतियोगी रेडॉक्स अपक्रिया हो गई। इसी तरह से यदि हम सिल्वर नाइट्रेट की बात करें, सिल्वर नाइट्रेट में जो कलरलेस सॉल्यूशन होता है सिल्वर नाइट्रेट का, जो सिल्वर आयन कलरलेस होता है, इसमें जैसे हम कॉपर की छड़ डुबाते हैं तो थोड़ी देर में ये क्या होगा, धीरे धीरे इसका कलर नीला होने लगता है। उसके होने का कारण ये है कि जो कॉपर है वो इस इलेक्ट्रॉन त्याग करके धन आयन में बदल जाता है और कॉपर नाइट्रेट का विलयन बन जाता है जो कि ब्लू कलर का होता है। और जो चांदी है वो चांदी कॉपर के दिए हुए इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके और सॉलिड हो जाती है, यानी वो तत्व के रूप में उपस्थित हो जाती है। तो यहाँ पे कॉपर ने इलेक्ट्रॉन त्यागी तो कॉपर का ऑक्सीकरण हुआ, और चांदी ने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए तो चांदी का अपचयन हो गया। देखिए कॉपर इस रिएक्शन में कॉपर का क्या हो रहा है, ऊपर की जो पहली रिएक्शन है इसमें कॉपर का अपचयन हो रहा है, लेकिन दूसरी की रिएक्शन में कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है। कारण क्या है, प्रबलता में अंतर है, जिंक ज़्यादा प्रबल अपचायक है, इसलिए जिंक ने कॉपर का अपचयन कर दिया, जबकि चांदी दुर्बल अपचायक है, इसलिए कॉपर ने चांदी का अपचयन कर दिया। तो इस तरह से जो प्रतियोगी रेडॉक्स रिएक्शंस होती हैं तो इनकी जो अपेक्षिक प्रबलता है धातुओं की या धातु आयनों की, जो अपेक्षिक अपचायक क्षमता है उसको एक क्रम में व्यवस्थित किया जा सकता है, और उस क्रम को ही विद्युत रासायनिक श्रेणी या धातु सक्रियता श्रेणी कहा जाता है। तो जो धातु सक्रियता श्रेणी है ये इलेक्ट्रॉन निष्कर्षण की प्रवृत्ति के आधार पर धातु और उनके आयनों की सूची बनाई गई है। इसकी सहायता से हम गैल्वेनी सेल बना सकते हैं, गैल्वेनी सेल का जो विद्युत वाहक बल है उसको ज्ञात कर सकते हैं, और ये भी पता लगा सकते हैं कि कौन से पदार्थ का ऑक्सीकरण होगा, यानी कोई दो धातुएं यदि हैं अपने पास, दो धातुओं में को मिलाएंगे, उनकी क्रिया कराएंगे तो किसका ऑक्सीकरण होगा, किसका अपचयन होगा, ये भी हम इस सीरीज के द्वारा बता सकते हैं। आइए अब हम बात करते हैं ऑक्सीकरण संख्या की। तो ऑक्सीकरण संख्या भी एक महत्वपूर्ण पद है इसके लिए। जब किसी यौगिक में किसी तत्व की ऑक्सीकरण संख्या उसकी ऑक्सीकरण स्थिति को दर्शाती है। जब यौगिक संयोजी हो तो उसमें भी मान के चलते हैं कि इलेक्ट्रॉन का जो युग्म होता है वो केवल ऋण विद्युत तत्व के पास रहता है, ये अपन मानते हैं। यहाँ पे जब हम ऑक्सीकरण संख्या की गणना करेंगे तो ये मान के चलेंगे कि जो साझी का इलेक्ट्रॉन युग्म है वो ऋण विद्युत तत्व के पास रहता है, और यह मान करके ही हम ऑक्सीकरण संख्या की गणना करेंगे। यहाँ पे हम एक उदाहरण से समझते हैं इसको। देखिए यहाँ पे H2 + O2 बनता है H2, यानी हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर के जल बनाते हैं। तो यहाँ पे हम इनकी ऑक्सीकरण संख्या देखें तो जो भी तत्व के रूप में रहती हैं, जो भी पदार्थ तत्व के रूप में रहता है उनकी ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है, 0 होती है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या 0 है और ऑक्सीजन की 0 है। लेकिन जब ये जल के रूप में बदलता है तो जल इस तरह रहता है, 2 OH बॉन्ड बनते हैं। तो इसका जो साझी का इलेक्ट्रॉन ये मानते हैं किसी के पास आए तो एक ऋण आवेश इसके कारण हो गया, एक इस इलेक्ट्रॉन के कारण एक और आवेश हो गया इस पर। तो इन पे दोनों पे धन एक आवेश रहेगा और इस पर ऋण 2 आवेश रहेगा। तो
तो ये मान के चलते हैं हम कि साझी का इलेक्ट्रॉन नंबर किसके पास हो गया, ऑक्सीजन के पास हो गया। तो ऑक्सीजन पर ऋण 2 आवेश आ गया, हाइड्रोजन पर धन 1 आवेश आ गया। इस तरह से HCl में भी H2 + Cl2 = 2HCl है, तो यहाँ भी यही देखते हैं कि H और Cl के बीच में जो साझी का इलेक्ट्रॉन है वो Cl के पास है, इसलिए इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गया, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन कम हो गया। तो इस तरह से हाइड्रोजन पर धन 1 और ऑक्सीजन पे क्लोरीन पर ऋण 1 है। तो इस तरह से हम ऑक्सीकरण संख्या को देखते हैं। इसके कुछ नियम हैं कि हम किसी तत्व की ऑक्सीकरण संख्या कैसे देखेंगे। किसी यौगिक में किसी तत्व की ऑक्सीकरण संख्या निकालना है तो उसके कुछ रूल्स फॉलो करना पड़ते हैं, उसके लिए कुछ नियम निर्धारित हैं, उसके आधार पर ही हम ऑक्सीकरण संख्या निकालते हैं। और ये ऑक्सीकरण संख्या निकालने वाला जो क्वेश्चन है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसको काफ़ी ध्यान से आप देख लीजिए, अपनी पुस्तक अपने सामने रखिए और उसमें जो अभ्यास दिए हैं उनको एक एक करके हल कीजिए। जो नहीं बने, कोई प्रॉब्लम हो तो अपने शिक्षक से बात करिए या हमसे पूछिए कमेंट करके। देखिए, पहला नियम है स्वतंत्र अवस्था में प्रत्येक परमाणु की ऑक्सीकरण अवस्था या ऑक्सीकरण संख्या हमेशा 0 होती है। चाहे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हाइड्रोजन, मैग्नीशियम, कोबाल्ट कुछ भी हो, इनकी जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो हमेशा क्या है, 0 रहती है। जब भी स्वतंत्र अवस्था में रहते हैं ये, इनकी ऑक्सीकरण संख्या हमेशा 0 रहती है, चाहे वो कितनी ऋण विद्युतीय हो और चाहे धन विद्युतीय हो। दूसरा नियम है केवल एक परमाणु वाले जो आयन होते हैं, जैसे सोडियम है, पोटेशियम है या क्लोराइड है, ब्रोमाइड है, तो जो एक परमाणु वाले आयन होते हैं उनकी ऑक्सीकरण संख्या, उन पर जितना भी आवेश स्थित होता है वो उसके बराबर होता है। जैसे क्लोराइड पर ऋण 1 आवेश है, ब्रोमाइड पर भी ऋण 1 आवेश है, तो जिस पर ऋण 1 आवेश है तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या हो जाएगी, ऋण 1 हो जाएगी। सोडियम पे धन 1 आवेश है तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या हो जाएगी, धन 1 हो जाएगी। कैल्शियम पे धन 2 है तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या भी धन 2 हो जाएगी। इस तरह से एक परमाणु वाले जो आयन होते हैं इनके ऊपर स्थित आवेश ही उनकी ऑक्सीकरण संख्या होता है। तो इनमें ये ध्यान रखना है आपको कि जो क्षारीय धातुएँ होती हैं, 4 धातुएँ होती हैं ना, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, जो फर्स्ट S समूह की होती हैं, इनकी ऑक्सीकरण संख्या हमेशा धन 1 होती है। आपको ये ध्यान रखना है। सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है, फ्रांसियम है, इन सब की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी, धन 1 होती है। जो 4 धातुएं हैं इनकी ऑक्सीकरण संख्या हमेशा धन 2 होती है। कैल्शियम की धन 2, मैग्नीशियम है, बेरिलियम है, स्ट्रोंशियम है, बेरियम है, इन सब में ऑक्सीकरण संख्या +2 होती है। और जैसे आप आयरन वगैरह हैं इनमें भी आप देख सकते हैं, जिसमें Fe2+ है तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या धन 2 हो गई, और Fe3+ है तो ऑक्सीकरण संख्या धन 3 हो जाएगी। यानी जो सिंगल एटम वाले जो आयन हैं, सिंगल परमाणु वाले जो आयन हैं, उनमें ऑक्सीकरण संख्या उस पर स्थित आवेश के बराबर होती है। चलिए अब तीसरा नियम देखते हैं। इसमें ऑक्सीजन की जो ऑक्सीकरण संख्या है सामान्यतः क्या होती है, सामान्यतः हम क्या मानते हैं, ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या हमेशा लगभग ऋण 2 मानते हैं। लेकिन इसके कुछ अपवाद हैं। जब परऑक्साइड की बात होती है, सामान्य ऑक्साइड में तो ऋण 2 रहती है, लेकिन जब परऑक्साइड होती है यानी जिनमें OO बॉन्ड होता है, परऑक्साइड इस तरह का बॉन्ड रहता है, एक OH रहता है और बीच में O संतुष्ट होता है। तो इसके चूँकि देखिए ऑक्सीजन को 2 बॉन्ड चाहिए तो 2 बॉन्ड इसमें रहते हैं, तो इसमें जो ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या होती है वो कितनी होती है, ऋण 1 होती है। परऑक्साइड में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है, ऋण 1। और सुपर ऑक्साइड में जैसे परऑक्साइड तो Na2O2 या H2O2 है,
इनमें आप देखेंगे तो इसमें ऑक्सीजन की ऑक्सीजन संख्या क्या रहेगी, ऋण 1। लेकिन सुपर ऑक्साइड की बात करें जिनमें KO2 या RbO2 रुबिडियम डाइऑक्साइड है, इसमें ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या होती है 1/2, ऋण 1/2, क्योंकि जो क्षार धातुएं हैं इनकी हमेशा +1 होती है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो जाएगी, ऋण 1/2 होती है। ये आपको ध्यान रखना है। कुछ और अपवाद हैं, जैसे फ्लोरीन है, सबसे अधिक विद्युत ऋणी है। तो जब फ्लोरीन के साथ इसका योग बनता है तो ऑक्सीजन क्या करती है, ऑक्सीजन अपचायक की तरह व्यवहार करती है। जैसे OF2 लें तो OF2 में ऑक्सीजन की ऑक्सीजन संख्या धन 2 होती है, फ्लोरीन की होती है ऋण 1। O2F2 में फ्लोरीन की होती है ऋण 1 और ऑक्सीजन की होती है धन 1। इस तरह से जो ऑक्सीजन की जो ऑक्सीकरण संख्या है वो ऑक्साइड्स में तो -2 रहती है, अधिकांश जगह -2 रहती है। लेकिन परऑक्साइड में ये जब जहाँ पे O बॉन्ड होता है -1 होती है, सुपर ऑक्साइड में -1/2 होती है। और ऑक्सीफ्लोराइड इनमें +2 और +1 होती है। चौथा नियम आपको ये ध्यान रखना है, हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था धन 1 होती है। लेकिन जो धातु हाइड्राइड होते हैं, जैसे सोडियम हाइड्राइड है या कैल्शियम हाइड्राइड है, इसमें इसकी जो ऑक्सीकरण संख्या है वो -1 होती है। यहाँ पे ये वो मान सकते हैं आप प्रतियोगी वाला, क्योंकि जो धातुएं हैं वो प्रबलता से ऑक्सीकरण वो इलेक्ट्रॉन का निष्कासन करती हैं, इसलिए ये प्रबल अपचायक होती हैं और अपने द्वारा त्यागा गया इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को दे देती हैं। ऐसे में जो हाइड्राइड बनते हैं उनमें हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था ऋणात्मक होती है, ऋण 1 होती है। कैल्शियम हाइड्राइड है अगर तो इसमें कितनी होगी, इसमें भी ऋण 1 हो जाएगी, कैल्शियम की धन 2 होती है। पांचवा जो इसका नियम है वो सभी यौगिकों में फ्लोरीन की जो ऑक्सीकरण संख्या है वो -1 होती है। लेकिन क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन इनकी ऑक्सीकरण संख्या सामान्यतः तो -1 ही होती है। लेकिन जो इंटर हैलोजन यौगिक होते हैं यानी ClF3 या ClF4 या ClF5 बनता है, तो इनमें क्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या धन 1, धन 3, धन 5 और धन 7 तक होती है। IF7 हुई होता है, तो IF7 में आयोडीन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी, धन 7 होगी, क्योंकि फ्लोरीन सबसे अधिक विद्युत ऋणी है और उसकी जो ऑक्सीकरण संख्या हमेशा ऋण 1 मानी जाती है। इसलिए यदि हम जब IF7 में इसकी गणना करेंगे तो ये -1 होगा और ये होगा +7। अब कुछ और एग्जाम्पल भी हैं जो ऑक्सी अम्ल होते हैं, उनमें भी हैलोजन की ऑक्सीकरण संख्या धनात्मक होती है। ऑक्सी अम्ल जो होते हैं ना HClO2 वगैरह, तो इनमें क्या होता है, ऑक्सीजन की ऋणात्मक होती है, लेकिन हैलोजन की जो ऑक्सीकरण संख्या होती है वो धनात्मक होती है। छठवां नियम देखें हम, किसी यौगिक के सभी परमाणुओं की ऑक्सीकरण संख्याओं का बीजीय योग 0 होता है हमेशा। कोई यौगिक है उदासीन होता है तो ऐसे में उसके सभी तत्वों की ऑक्सीकरण संख्याओं का योग क्या होगा, 0 होगा। यदि कोई आयन है तो आयन बनाने वाले सभी परमाणुओं की ऑक्सीकरण संख्या का जो योग है वो आयन पर अवस्थित आवेश के बराबर होगा। जैसे SO4 है या CO3 है, तो इन पर ऋण 2 आवेश है, तो इनकी जो अवयवी आपके परमाणु हैं इनकी ऑक्सीकरण संख्याओं का योग -2 होगा। यहाँ पर जैसे सल्फर है और 4 ऑक्सीजन है,
तो हम ये मान लें कि सल्फ़र का ऑक्सीजन का प्लस -2 होगा, तो 4 - 2 = -8, और सल्फ़र का है +6, तो -8 और -6 मिला दो तो -2 आएगा। यानी जो इसके ऊपर आवेश है वो टोटल आवेश उसका जो आयन पे आवेश होता है वो इन सभी का जोड़ होता है। तो ये जो 6 रूल्स हमने पढ़े हैं, इनके आधार पर ही हम तत्वों की ऑक्सीजन संख्या की गणना करते हैं। आइए कुछ एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। ये परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण उदाहरण है, इनको हम एक एक करके देखते हैं। देखिए, आपको इस तरह के प्रश्न दिए जाएंगे कि अंडरलाइन किए गए तत्व की ऑक्सीजन संख्या बताइए, जबकि अन्य तत्वों की ऑक्सीजन संख्या सामान्य होती है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, आपने जो 6वां रूल पढ़ा है उसके अनुसार क्या होता है, इन सबकी ऑक्सीजन संख्याओं का योग क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि उदासीन है। आपको पता है पोटेशियम क्या है, क्षार धातु है, तो इसकी ऑक्सीजन संख्या क्या होगी, धन-1 होगी। अब हमें Mn की ज्ञात करना है, जो अंडरलाइन है, इसकी आप ऑक्सीजन संख्या मान लें x। 4 की ऑक्सीजन की ऑक्सीजन संख्या कितनी होती है, -2 होती है। क्योंकि 4 है ऑक्सीजन परमाणु, तो हम 4 गुणा ऋण 2 करेंगे, तो इनका जोड़ क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्योंकि KMnO4 एक उदासीन स्पीसीज है, इसलिए इस पर आवेश होगा 0। तो इसके सभी अभिवितत्वों का के आवेशों का यानी ऑक्सीजन संख्याओं का योग क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये जो x है इसकी वैल्यू आप निकाल लेंगे तो ये मैंगनीज की ऑक्सीजन संख्या हो जाएगी। अब देखिए समीकरण बन गया, हम इसको x को यहाँ रख लें, ये हो जाएगा +1 और ये हो जाएगा -8 = 0। x -7 = 0, x = 7। इस तरह से x = 7 हो गया, तो इसकी ऑक्सीजन संख्या वो क्या हो जाएगी, 7 हो जाएगी। इस तरह से हम इसको निकाल लेंगे। अब हम एग्जाम्पल एक और दिया हुआ है यहाँ पे, पोटेशियम डाइक्रोमेट। ये भी काफ़ी कई बार आया हुआ है आप एग्जाम में। तो इसकी ऑक्सीजन संख्या कैसे निकालेंगे, इसमें आपको ध्यान रखना है, इसमें भी यही रखेंगे। इसकी टोटल कितनी हो जाएगी, उदासीन है, इसलिए इसकी ऑक्सीजन संख्या का योग क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब आप यहाँ पे भी वही प्रोसेस अपनाएंगे जो हमने KMnO4 के लिए अपनाई। पोटेशियम क्षार धातु है, इसलिए हमेशा +1 ऑक्सीजन संख्या होगी। चूँकि पोटेशियम के 2 परमाणु हैं, इसलिए 2 गुणा धन-1 करेंगे। क्रोमियम के भी 2 परमाणु हैं और x अपन ने मान लिया, तो ये हो जाएगा 2x, और ऑक्सीजन की ऋण 2 है और 7 परमाणु हैं, तो 7 गुणा ऋण 2 और बराबर हो जाएगा 0। अब यहाँ पे देखिए 2 एकम 2, यहाँ पे 2x हो गया, और ये 7 दूनी 14 हो गए, ऋण के हो गए। अब हम 14 में से 2 घटाएंगे तो 12 बचेंगी, तो ये हो जाएगा 2x ऋण 12 बराबर 0, तो 2x बराबर 12, तो x बराबर धन-6 आ जाएगा। इस तरह से हम ऑक्सीजन संख्या की गणना कर सकते हैं। 1-2 एग्जाम्पल और देखिए। KMnO4 हम कैसे निकालेंगे, ये हम निकाल चुके KMnO4 की। H2SO4 में सल्फर की ऑक्सीजन संख्या कैसे निकालेंगे, देखिए हाइड्रोजन की धन-1 है, तो 2 गुणा धन-1 हो जाएगा। सल्फर के लिए हमने x मान लिया, ऑक्सीजन के लिए ऋण 2 है, तो 4 दूनी 8 हो जाएंगी। 2 धन-x ऋण 8 बराबर 0, तो x ऋण 6 बराबर 0, तो x बराबर 6। इस तरह से हम ऑक्सीजन संख्या निकाल सकते हैं, और छोटे छोटे और अणुओं की ऑक्सीजन संख्या इसमें निकाली गई है। तो आप ये और किताब में बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हैं, इनको देख लीजिएगा, और परीक्षा में लगभग यही आते हैं। KMnO4, K2Cr2O7, H2SO4, Fe2O3, तो है बहुत आसान है, इसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं आती है। अब एक और शब्द आता है स्टोक संकेतन। स्टोक संकेतन में स्टोक ने क्या किया, विलियम स्टोक नाम के जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने तत्व की ऑक्सीजन संख्या, जो धातुएं होती हैं उनकी ऑक्सीजन संख्या को रोमन में लिखा। तो इससे ये आसानी हुई कि हम ऑक्सीजन संख्या उसको
सूत्र देख के ही बता पाते हैं। तो इन्होंने क्या जो स्टॉक संकेतन दिए, जैसे एल्यूमिनियम क्लोराइड है, ऑरिक क्लोराइड, गोल्ड का क्लोराइड है जी। तो जो ऑरिक क्लोराइड है इसको इसमें देखें तो चूँकि क्लोरीन हेलोजन तत्व है, इसकी -1 रहेगी। तो इसका अगर हम गोल्ड की x माने तो x + 3 × -1 हो जाएगा, x = क्या हो जाएगा 3। यहाँ पे इसको उन्होंने संकेतन दिया AU और रोमन में 3 लिख दिया और Cl3 लिख दिया। इस तरह का जो संकेत लिखा हुआ है ये क्या कहलाता है, स्टॉक संकेतन है। यहाँ पे देखिए Fe2O है और FeO है, तो FeO में 2 है। अब Fe2O3 में देखें, इस तरह से ये स्टॉक संकेतन में उन्होंने ये किया है कि यहाँ पे धातु है उसकी संकेत के आगे रोमन में उसकी ऑक्सीजन संख्या लिख दी। हाँ, तो हम यहाँ देख रहे थे स्टॉक संकेतन की बात कर रहे थे। तो देखिए यहाँ पे FeO में Fe की जो ऑक्सीकरण संख्या है वो 2 आती है, और 2 को कैसे दिखाया गया है यहाँ पे Fe लिख करके कोष्टक में रोमन में हमने 2 लिख दिया और आगे लिख दिया FeO। Fe2O3 है, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना, यहाँ पे O3 लिखना पड़ेगा, आपको 2 लिखना पड़ेगा और कोष्टक में इसकी ऑक्सीजन संख्या आप लिख देंगे। यहाँ पे MnO2 भी लिखना पड़ेगा, यहाँ पे आप ऑक्सीजन संख्या कोष्टक में लिख देंगे। तो ये कहलाता है स्टॉक संकेतन। स्टॉक संकेतन से ये लाभ होता है कि हमें उसकी ऑक्सीजन संख्या सूत्र से ही देखने को मिल जाती है। अब हम इस ऑक्सीकरण संख्या की गिनती के आधार पे हम ये और कह सकते हैं कि जो ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है उसमें किसी तत्व की ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होती है, और जो अपचयन क्रिया होती है उसमें किसी तत्व की ऑक्सीकरण संख्या में कमी होती है। यानी किसी तत्व की ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हो रही है तो वो रिएक्शन क्या हो जाएगी, उसके लिए ऑक्सीकरण हो जाएगा, और यदि किसी तत्व की ऑक्सीकरण संख्या में कमी हो रही है तो वो क्या हो जाएगा, अपचयन हो जाएगा। तो ये हो गया आपका अपचयन, ऑक्सीकरण संख्या में कमी यानी अपचयन, और ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि यानी ऑक्सीकरण। तो जब भी क्रिया होती है किसी की ऑक्सीकरण संख्या में कमी होती है तो कहते हैं कि उसका अपचयन हो रहा है, अगर ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हो रही तो कहेंगे उसका अपचयन हो रहा है। तो अब हम एक और रिएक्शन देखेंगे। देखिए इस रिएक्शन को देखेंगे, और प्रकार है आपका ऑक्सीकरण अपचयन का। ये जो Cu2O है ये सॉलिड है, और जो Cu2S इन दोनों की क्रिया होती है तो ये बाद में बनता है Cu और SO2। अब यहाँ पे हम देखें तो CuO यानी जो कॉपर की ऑक्साइड है उसमें से ऑक्सीजन निकल रही है और कॉपर बन रहा है, यानी कॉपर का अपचयन हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉपर का अपचयन। तो ये इसका अपचयन हो गया, यानी इससे क्या हो गया, रिडक्शन। कॉपर का जो यहाँ पे ऑक्साइड के रूप में है, यहाँ पे देखिए ये आयन के रूप में था, और ये हो गया तत्व के रूप में, इसलिए इसका क्या हो गया, इसका हो गया रिडक्शन, अपचयन हो गया। और इसका जो सल्फर है, सल्फर यहाँ कैसा था, ऋणावेशित था, इसकी ऑक्सीजन संख्या क्या थी, यहाँ पे ऋण में थी, और यहाँ पे क्या हो गई, धन में हो गई। तो यहाँ पे उसका क्या हो गया, ऑक्सीकरण हो गया, यानी ऑक्सीडेशन हो गया। तो यहाँ पे कॉपर का तो होता है रिडक्शन यानी अपचयन होता है, और सल्फर का हो रहा है ऑक्सीकरण। तो आपको यहाँ ध्यान देना है
कि यहाँ पे एक और प्रोसेस हो रही है, यहाँ पे हो रहा है इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हो रहा है। यहाँ पे देखिए जब कॉपर था आयन के रूप में था, और जो कॉपर आयन, 2 कॉपर आयन थे, इनने 2 इलेक्ट्रॉन त्यागी, सॉरी 2 इलेक्ट्रॉन ने ग्रहण किए कॉपर आयन ने, इस पे दो कॉपर आयन थे, इनने 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए और क्या बन गया जी, कॉपर धातु बन गई। यहाँ पे आवेश क्या हो गया, शून्य हो गया। तो कॉपर ने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए और ये कॉपर आयन ने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके कॉपर धातु में बदली, यानी कॉपर का जो क्या होगा, अपचयन होगा। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जब कोई स्पीशीज इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है तो उसका क्या होता है, रिडक्शन होता है। यहाँ पे लिखा भी है, देखिए कॉपर आयन रिड्यूस्ड इन कॉपर सॉलिड, और यहाँ पे सल्फ़र के लिए, और सल्फ़र ऑक्सीडाइज्ड इन सल्फ़र आयन, यानी SO2 में जो सल्फ़र है उसमें +4 आवेश रहेगा, इसकी ऑक्सीकरण संख्या बढ़ रही है, तो सल्फ़र का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। तो जो स्पीशीज इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है उसका क्या हो रहा है, जो इलेक्ट्रॉन त्यागती है उसका क्या होता है, ऑक्सीकरण। जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है उसका क्या होता है, अपचयन, और जो इलेक्ट्रॉन त्यागती है उसका होता है ऑक्सीकरण। ठीक है, तो ये जो यहाँ पे कॉपर है, कॉपर आयन है, ये सल्फ़र का क्या कर रहा है, ऑक्सीकरण कर रहा है, इसलिए इसको क्या कहेंगे, कॉपर को ऑक्सीकारक कहेंगे। और सल्फ़र क्या कर रहा है, कॉपर आयन का अपचयन कर रहा है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, अपचायक कहेंगे। इस तरह से शायद अब आप लोगों के लिए फंडामेंटल क्लियर हो गया होगा कि हम किसको ऑक्सीकारक कहते हैं और किसको अपचायक कहते हैं। अब हम अगले भाग में बात करेंगे अपक्रियाओं के प्रकार की।